कहानी की शुरुआत में हमें इंडोनेशिया की एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल दिखाई जाती है जहां कैदियों की निगरानी के लिए हर समय भारी सुरक्षा तैनात रहती है। इसी जेल के अंदर एक पुलिस ऑफिसर कुछ गार्ड्स के साथ एक बेहद खतरनाक कैदी से मिलने पहुंचता है। ऑफिसर उसकी सेल के सामने जाकर कुछ मासूम बच्चों की तस्वीरें अंदर फेंकता है और गुस्से में उससे कहता है कि इन बच्चों को ध्यान से देखो क्योंकि तुम्हारी वजह से इनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वह आगे कहता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और जब तक तुम्हें फांसी नहीं हो जाती तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कैदी को वह जेल के अंदर पूरी तरह बेबस समझ रहा है वह असल में काफी पहले से अपनी आजादी की योजना बना चुका है। कुछ ही समय बाद एक सफाई कर्मचारी वहां सफाई करने के बहाने पहुंचता है और अचानक वहां मौजूद गार्ड्स पर हमला कर देता है। देखते ही देखते जेल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और उस सफाई कर्मचारी की पुलिस ऑफिसर के साथ जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह खतरनाक कैदी अपनी सेल से बाहर निकल आता है। इस कैदी का नाम ली है, लेकिन जेल की दुनिया में लोग उसे चाइनीज मास्टर के नाम से भी जानते हैं। बाहर आते ही ली बिना समय गंवाए पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। अब जेल के अंदर मौजूद लगभग सभी गार्ड्स का सफाया हो चुका था, लेकिन असली खतरा अभी भी जेल के बाहर मौजूद था, जहां बड़ी संख्या में हथियारों से लैस गार्ड्स तैनात थे। ली समझ जाता है कि अकेले उनके बीच से निकलना आसान नहीं होगा, इसलिए वह एक बेहद खतरनाक चाल चलता है और कई कैदियों की सेल खोल देता है। इसके बाद वह उन्हें हथियार देता है और आजादी का लालच देते हुए कहता है कि अगर वे बाहर मौजूद गार्ड्स को खत्म कर दें तो जेल के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। बस फिर क्या था, आजादी की उम्मीद में कैदी हथियार उठाकर गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में पूरी जेल युद्ध के मैदान में बदल जाती है और दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस खूनी मुठभेड़ में कई हथियारबंद गार्ड्स मारे जाते हैं, लेकिन कैदियों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है और बड़ी संख्या में कैदी भी अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन आखिरकार ली जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और उसके रास्ते में अब कोई बड़ी रुकावट नहीं बचती। इसके बाद कहानी समुद्र किनारे पहुंचती है, जहां एक मछुआरे की नजर एक बेहोश आदमी पर पड़ती है। वह आदमी समुद्र की तेज लहरों के साथ बहकर किनारे तक आ पहुंचा था और उसकी हालत देखकर मछुआरा तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वह बिना समय गंवाए उसे अस्पताल ले जाता है। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। अब हमें एलिन नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो पिछले 2 महीनों से एक ऐसे मरीज की देखभाल कर रही थी जो लगातार कोमा में था। वह हर दिन की तरह उस दिन भी मरीज की जांच करने उसके कमरे में पहुंचती है। उसके शरीर पर मौजूद गहरे जख्मों को देखकर एलिन के मन में कई सवाल उठते हैं। वह सोचती है कि आखिर यह आदमी है कौन और किसने इसे इस हालत में पहुंचाया है, क्योंकि अस्पताल में किसी को भी उसकी असली पहचान या नाम के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए एलिन उसे आम तौर पर इस्माइल नाम दे देती है। कुछ दिनों बाद अचानक इस्माइल को होश आ जाता है, लेकिन उसके होश में आने के बाद एक नई परेशानी सामने आती है। उसे अपने अतीत की एक भी बात याद नहीं रहती थी। वह यह तक भूल चुका था कि वह कौन है और उसका असली नाम क्या है। यह देखकर एलिन उससे कहती है कि जब तक उसे अपनी असली पहचान याद नहीं आती तब तक वह उसे इस्माइल के नाम से ही बुलाएगी। इसके बाद इस्माइल अपने शरीर पर मौजूद गहरे जख्मों को देखकर अपने अतीत को याद करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद इन चोटों का उसकी पिछली जिंदगी से कोई गहरा संबंध है, लेकिन वह जितना भी अपने दिमाग पर जोर डालता है उसे कुछ भी याद नहीं आता। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं लौटती। आखिरकार एलिन उसे उसी समुद्र किनारे लेकर जाने का फैसला करती है जहाँ से वो मछुआरे को मिला था। एलिन को उम्मीद होती है कि शायद उस जगह को देखकर इस्माइल को अपने अतीत से जुड़ी कोई याद वापस आ जाए, लेकिन समुद्र किनारे पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग में अतीत की कोई तस्वीर नहीं आती। इसके बाद एलिन उसे उस मछुआरे से मिलवाती है जिसने सबसे पहले उसे समुद्र किनारे बेहोशी की हालत में देखा था। इस्माइल उससे देखकर दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन इसी बीच कहानी दूसरी तरफ मुड़ जाती है, जहां ली इस द्वीप के कुछ लोकल गैंगस्टर्स के साथ एक जरूरी डील करने पहुंचता है। हालांकि गैंग का लीडर ली को देखते ही भड़क जाता है, क्योंकि ली ने कुछ समय पहले उसे नकली हथियार और नकली ड्रग्स सप्लाई किए थे। गुस्से में वह ली से कहता है कि अब वह उसके साथ किसी भी तरह का सौदा नहीं करेगा और उसे खत्म करने के लिए अपने सभी आदमियों को साथ लेकर आया है। लेकिन गैंग लीडर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ली अकेला वहां नहीं आया था और उसने पहले से ही पूरे वेयर हाउस को घेरने की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही सही मौका मिलता है, ली के आदमी बाहर से अंदर घुसते हैं और वहां मौजूद गैंगस्टर्स पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान ली की सबसे खतरनाक साथी शिवा भी अकेले कई गुंडों से भिड़ जाती है और देखते ही देखते उन्हें बुरी तरह पछाड़ने लगती है। गैंग लीडर को पहले लगता था कि ली के साथ आए 4-5 लोग उसके इतने बड़े गैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ली के साथ आए सभी लोग कोई आम गुंडे नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक और हाईली ट्रेंड फाइटर्स थे, जिनमें से हर एक अकेले कई आदमियों पर भारी पड़ रहा था। और आखिरकार ली खुद गैंग लीडर को भी खत्म कर देता है। यह सब देखकर गैंग लीडर का दाहिना हाथ नोवा बुरी तरह
तरह डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए ली को एक बेहद अहम जानकारी देने का फैसला करता है। वह बताता है कि करीब 2 महीने पहले एक मछुआरे ने समुद्र से एक अनजान आदमी को बचाया था, जिसकी आज तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। नोवा को शक था कि वह आदमी शायद ली के ही गैंग का कोई सदस्य हो सकता है। यह सुनते ही ली के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अब साफ था कि समुद्र से बचाया गया वह रहस्यमयी आदमी यानी इस्माइल ली के अतीत से किसी न किसी तरह गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन ली नोवा को खत्म नहीं करता, पर उसकी कनपट्टी के पास गोली मारकर उसे चेतावनी देता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो तुरंत अस्पताल जाए और उस रहस्यमयी आदमी को ढूंढकर उसके सामने लेकर आए। नोवा किसी तरह अपनी जान बचाकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगता है और पूरे अस्पताल में हंगामा खड़ा कर देता है। शोर सुनकर डॉक्टर एलिन वहां पहुंचती है और बड़ी मुश्किल से हालात को शांत करवाती है। इसके बाद वह नोवा को इलाज और ड्रेसिंग के लिए अपने केबिन में ले जाती है। इसी दौरान नोवा उससे इस्माइल के बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन एलिन उसे इस्माइल के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन एलिन के चेहरे और उसके व्यवहार से नोवा समझ जाता है कि वह जरूर कुछ छिपा रही है। सच जानने के लिए वह एलिन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक इस्माइल वहां पहुंच जाता है और नोवा को एलिन से दूर धकेल देता है। भले ही इस्माइल को अपनी पुरानी जिंदगी और पहचान के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन खतरा सामने आते ही उसके शरीर में छिपी पुरानी लड़ने की कला अपने आप जाग उठती है। कुछ ही पलों में इस्माइल नोवा पर हावी हो जाता है और इतनी जबरदस्त फाइट करता है कि नोवा समझ जाता है कि इस आदमी से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वह किसी तरह वहां से भाग निकलता है। इस्माइल का यह खतरनाक रूप देखकर एलिन भी पूरी तरह हैरान रह जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि इस्माइल कोई साधारण इंसान नहीं है। अस्पताल से वापस लौटते समय एलिन उससे कहती है कि यह जगह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रही। वह उसे अगले दिन अपने साथ जकार्ता चलने की सलाह देती है, लेकिन इस्माइल जाने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि अगर उसे अपनी खोई हुई यादें वापस चाहिए तो उसे इसी जगह पर रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसके साथ यह सब किया है वे उसे ढूंढते हुए एक न एक दिन यहाँ जरूर आएंगे। एलिन उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस्माइल अपने फैसले पर कायम रहता है। वह एलिन से वादा करता है कि कुछ दिनों बाद वह खुद जकार्ता जरूर आएगा, क्योंकि अब वह भी एलिन को अपने करीब मानने लगा था। दूसरी तरफ जब भी इस्माइल अपनी पुरानी यादों को वापस लाने की कोशिश करता, उसके दिमाग में कुछ बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगते। उन बच्चों की हालत बेहद खराब थी और उनकी आंखों में डर साफ नजर आता था। इसके बाद जब अगले दिन एलिन को जकार्ता के लिए रवाना होना था, इसलिए इस्माइल उसे बस स्टेशन तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ली ने अपने कुछ आदमियों को पहले से ही इस्माइल पर नजर रखने के लिए भेज रखा था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक दूसरी कार आकर रुक जाती है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए गुंडों की नजर इस्माइल और एलिन से हट जाती है। इसी दौरान उन्हें लगता है कि शायद इस्माइल भी एलिन के साथ उसी बस में बैठकर जकार्ता चला गया है। कुछ समय बाद बस एक सुनसान इलाके से गुजर रही होती है। तभी ली के गुंडे अपनी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी करके बस को रोक लेते हैं। बस रुकते ही वे बिना किसी रहम के ड्राइवर पर हमला कर देते हैं और सभी यात्रियों को भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जब वे बस के अंदर इस्माइल को ढूंढते हैं तो उन्हें वह कहीं नहीं मिलता। इसी बीच एलिन फोन करके इस्माइल को पूरी घटना के बारे में बता देती है। यह सुनते ही इस्माइल तुरंत अपने मछुआरे चाचा के साथ वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गुंडे एलिन को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आबिद कहाँ है। अब यहीं से एक बड़ा राज सामने आता है, क्योंकि इस्माइल का असली नाम आबिद था और ली के लोग उसी की तलाश में यहाँ पहुंचे थे। एलिन से कोई जानकारी हासिल न होने पर वे उसे और एक छोटे बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ उठा लेते हैं और ली के गुप्त ठिकाने की ओर ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद इस्माइल भी उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे एलिन या वह छोटा बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक बस के अंदर छिपे हुए ली के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे किससे भिड़ रहे हैं। इस्माइल अकेले ही एक एक करके उन सभी गुंडों का सामना करता है और आखिरकार सबको हरा देता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई के दौरान उसे एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसके मछुआरे चाचा की जान चली जाती है। अपने चाचा की मौत से इस्माइल पूरी तरह टूट जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ ली के गुंडे एलिन और उस छोटे बच्चे को जबरदस्ती अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं और दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। उधर नोवा का काम भी अब पूरा हो चुका था और वह अपनी कामयाबी पर इतना घमंड करने लगता है कि ली के आदमियों के सामने ही अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। लेकिन उसकी यह अकड़ ज्यादा देर तक नहीं टिकती और ली के गुंडे उसी को गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। इसके बाद वे एलिन और उस बच्चे को उसी कमरे में बंद छोड़कर वहां से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इस्माइल से लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। उसे यह बात हजम ही नहीं हो रही थी कि इस्माइल सच में अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है। इस्माइल उससे कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि बस में मौजूद लोगों पर हमला किसने किया, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ लोग उसकी दोस्त एलिन को उस छोटे बच्चे के साथ किडनैप करके ले गए हैं। वह पुलिस से कहता है कि ऐसे समय में उससे पूछताछ करने के बजाय उन्हें एलिन को बचाने में उसकी मदद करनी चाहिए। तभी ऑफिसर उसके सामने ली की तस्वीर रखता है और पूछता है कि क्या वह बता सकता है कि इस आदमी को कहां ढूंढा जा सकता है, लेकिन अपनी याददाश्त पूरी तरह खो देने की वजह से इस्माइल ली को पहचान ही नहीं पाता। इसके बाद ऑफिसर ली के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है कि उसके नाम से इतने अपराध जुड़े हुए थे कि शायद ही कोई ऐसा जुर्म हो जो उसने ना किया हो, लेकिन ली का सबसे खौफनाक काम था मासूम बच्चों को अगवा करके उन्हें ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग देना जिससे उनके अंदर से डर और इंसानियत दोनों खत्म हो जाएं। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होकर ऐसे खूंखार लड़ाकू बन जाते हैं जो ली के सिर्फ एक इशारे पर किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते थे। यह सब सुनकर इस्माइल हैरान रह जाता है और ऑफिसर से पूछता है कि आखिर वह उसे यह सब क्यों बता रहा है और इन घटनाओं से उसका क्या संबंध है। तभी ऑफिसर एक और तस्वीर निकालकर उसके सामने रखता है। तस्वीर देखते ही इस्माइल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें ली के बिल्कुल बगल में खुद इस्माइल बैठा हुआ था। अब साफ हो जाता है कि इस्माइल कोई बाहरी इंसान नहीं था, बल्कि वह कभी ली के गैंग का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन तभी अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है और अगले ही पल बाहर से लगातार गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इससे साफ हो जाता है कि ली के आदमी पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद लगभग सभी पुलिस वालों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद इस्माइल को पकड़ने के लिए ली के दो सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गुंडे रागा और बिल्ला अंदर पहुंचते हैं। यही दोनों वे लोग थे जिन्होंने बस में मौजूद लोगों पर हमला किया था। अब इस्माइल और उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि इस्माइल अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है उसके दिमाग में दब चुकी पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। तभी उसे याद आता है कि रागा और बिल्ला कभी उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त हुआ करते थे। लेकिन रागा और बिल्ला के लिए ली का आदेश हर रिश्ते और दोस्ती से ऊपर था। इसी वजह से आज वे अपने पुराने दोस्त इस्माइल को खत्म करने के लिए उसके सामने खड़े थे। तीनों के बीच एक बेहद खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। इस्माइल को अपने पुराने दोस्तों से लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन उनका सामना करना पड़ता है। आखिरकार काफी संघर्ष के बाद इस्माइल दोनों को हरा देता है। इस्माइल वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे एक आदमी की जेब में रखा फोन बजता हुआ सुनाई देता है। इस्माइल फोन उठाता है और दूसरी तरफ खुद ली मौजूद होता है। इस्माइल बिना किसी डर के शांत आवाज में कहता है कि अब तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस्माइल की आवाज सुनते ही ली समझ जाता है कि रागा और बिल्ला अब जिंदा नहीं रहे। इसके बाद इस्माइल भी बिना समय गंवाए ली के गुप्त ठिकाने की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल के बीच से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर एक पुराने और सुनसान कुएं पर पड़ती है। उस कुएं को देखते ही उसके दिमाग में दबी हुई कुछ दर्दनाक यादें वापस आने लगती हैं। कई साल पहले ली ने इस्माइल समेत कई मासूम बच्चों को अगवा करके इसी जगह कैद कर रखा था। उन बच्चों को कई कई दिनों तक बिना खाना और पानी दिए तड़पाया जाता था। जब भूख और प्यास बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो बच्चों को थोड़े से खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर किया जाता था। जो बच्चा आखिर तक जिंदा बचता ली उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता था। तभी इस्माइल की नजर अपने एक पुराने दोस्त पर पड़ती है। कभी दोनों के बीच बेहद गहरी दोस्ती हुआ करती थी और उन्होंने बचपन के कई दर्दनाक दिन एक साथ बिताए थे। इसीलिए इस्माइल उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। वह उसे समझाते हुए कहता है कि उसकी दुश्मनी सिर्फ ली से है, इसलिए उसे इस मामले के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन ली के साथ रहते रहते वह भी उसके आदेशों का गुलाम बन चुका था। इस्माइल की बात सुनने के बजाय वह अचानक उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। वह भी इस्माइल की तरह बेहद ताकतवर और खतरनाक तरीके से प्रशिक्षित फाइटर था, इसलिए इस्माइल के लिए उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं था। लड़ाई के दौरान इस्माइल को कई गंभीर चोटें लगती हैं, लेकिन आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर वह जीत हासिल कर लेता है और उसे खत्म कर देता है और वह उसे वहीं छोड़कर ली के गुप्त ठिकाने की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन रास्ते में उसका सामना ली की सबसे खतरनाक महिला फाइटर शिवा से हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच एक और खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार इस्माइल शिवा को भी हरा देता है, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहता था। इस्माइल उसे समझाते हुए कहता है कि ली नाम के उस शैतान ने उन सभी की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब उसे भी उसके खिलाफ खड़े होकर इस गैंग को छोड़ देना चाहिए। तभी कहानी में एक बड़ा राज सामने आता है। असल में इस्माइल और शिवा के बीच कभी गहरा प्यार हुआ करता था, लेकिन जब इस्माइल ने ली के खिलाफ जाने का फैसला किया तब ली के आदेश पर शिवा ने ही उस पर गोली चलाई थी। गोली इस्माइल के सिर में लगी थी और इसी हमले की वजह से उसकी पूरी पुरानी याददाश्त चली गई थी। हालांकि शिवा आज भी इस्माइल से प्यार करती थी, लेकिन उसके लिए ली सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं था बल्कि उसके लिए पिता समान था। इस्माइल उसे बार बार समझाने और रोकने
रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। आखिरकार इस्माइल के हाथ में सिर्फ एक चाकू था, जबकि शिवा के पास बंदूक थी। ऐसे में मुकाबला पूरी तरह शिवा के पक्ष में दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी इस्माइल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शिवा जानबूझकर गोलियां इस्माइल से दूर चलाने लगती है। वह चाहती तो आसानी से उसे निशाना बना सकती थी, और आखिरकार इस्माइल मजबूर होकर अपना चाकू शिवा की तरफ फेंक देता है, जो सीधे जाकर उसके पेट में लग जाता है। तभी इस्माइल को समझ आता है कि शायद शिवा सच में उसे मारना ही नहीं चाहती थी। उसको गोली मारने का पछतावा आज भी उसके दिल में जिंदा था। शायद इसी वजह से उसने आज जानबूझकर इस्माइल पर सही निशाना नहीं लगाया। ऐसा लगता है जैसे शिवा इस्माइल के हाथों मरकर अपने पुराने गुनाह का प्रायश्चित करना चाहती थी। दूसरी तरफ ली को खबर मिल जाती है कि इस्माइल उसकी पूरी ट्रेंड टीम को एक एक करके खत्म कर चुका है। अब उसके सीक्रेट अड्डे पर उसके सबसे खतरनाक फाइटर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वहाँ सिर्फ कुछ किराए के गुंडे ही मौजूद थे। इसी बीच उनमें से एक गुंडा एलिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मौजूद छोटा बच्चा अचानक हिम्मत दिखाता है और उस गुंडे के सिर पर हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एलिन उसकी बंदूक छीन लेती है और तुरंत उसी गुंडे को गोली मार देती है। इसके बाद एलिन कमरे से बाहर निकलती है और रास्ते में आने वाले 3-4 गुंडों को एक एक करके गोली मार देती है, लेकिन तभी बाहर से 2 और गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और एलिन पर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। एलिन भी जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन तभी सही वक्त पर इस्माइल वहां पहुंच जाता है। वह उन दोनों गुंडों को मार देता है और एलिन के साथ उस बच्चे की जान भी बचा लेता है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी एलिन के दिल में इस्माइल के लिए गुस्सा और नफरत पैदा हो चुकी थी। एलिन इस्माइल को चाकू दिखाकर उससे दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि ली पहले ही उसे इस्माइल के पुराने जीवन की पूरी सच्चाई बता चुका था। अब एलिन के मन में भी इस्माइल को लेकर डर और शक पैदा हो चुका था, लेकिन इस्माइल बेहद भावुक होकर उससे कहता है, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी कभी खुद नहीं चुनी थी। मुझे जबरदस्ती उस दुनिया में धकेला गया था, लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम ही वह इंसान हो जिसने मुझे एक नई जिंदगी जीना सिखाया है। इस्माइल की बातें सुनकर एलिन का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है और अगले ही पल एलिन दौड़कर इस्माइल के पास आती है और उसे कसकर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन उनका यह भावुक पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि तभी खुद ली वहाँ पहुँच जाता है और बिना कोई समय गंवाए इस्माइल पर हमला कर देता है। लगातार कई खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ने के कारण इस्माइल पहले ही बुरी तरह थक चुका था और उसके शरीर पर भी कई चोटें थीं। इसी वजह से शुरुआत में वह ली का ठीक से सामना नहीं कर पाता। इसके बावजूद वह हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ली के खिलाफ यह लड़ाई उसके लिए सिर्फ बदला नहीं बल्कि उसके पूरे अतीत से सामना था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई के साथ साथ तीखी बहस भी चलती रहती है। ली गुस्से में इस्माइल से कहता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुम्हें बड़ा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इस्माइल भी गुस्से में जवाब देता है, गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम खुद एक पागल इंसान हो। तुमने सैकड़ों मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कभी किसी के सच्चे पिता नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों को कातिल नहीं बनाता। लेकिन तुमने अपनी सनक में ना जाने कितने मासूम बच्चों को इंसान से खूंखार हत्यारा बना दिया। इतना कहते ही इस्माइल अपने अंदर बची हुई पूरी ताकत जुटाकर ली पर टूट पड़ता है। अब ली को साफ दिखाई देने लगता है कि वह इस्माइल के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अपनी हार को करीब देखकर वह जान बचाने के लिए अपने सीक्रेट अड्डे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल उसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं देना चाहता। इसलिए इस्माइल उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। अब दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। यह लड़ाई सिर्फ 2 दुश्मनों के बीच नहीं थी, बल्कि यह इस्माइल के अपने पुराने अतीत और उस इंसान के बीच आखिरी टकराव था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लड़ाई के दौरान इस्माइल अपनी पूरी ताकत लगाकर ली को उठाता है और जोर से एक पेड़ की तरफ फेंक देता है। ली सीधे पेड़ की एक नुकीली टहनी से जा टकराता है और वह टहनी उसके शरीर को आर पार चीर देती है। लेकिन मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद भी ली की हैवानियत खत्म नहीं होती। वह आखिरी सांसों तक इस्माइल को अपने साथ खत्म करने की कोशिश करता है और उसे उसी नुकीली टहनी की तरफ खींचने लगता है। इस्माइल खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ली ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तभी सही समय पर एलिन वहां पहुंच जाती है और पूरी ताकत लगाकर इस्माइल को ली से अलग करने की कोशिश करती है। आखिरकार एलिन की मदद से इस्माइल ली के चंगुल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लगातार हुई लड़ाइयों और गंभीर चोटों की वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कहानी कुछ दिनों आगे बढ़ती है और सीन सीधे जकार्ता के एक अस्पताल में पहुंचता है। एलिन अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, जबकि उसी अस्पताल के दूसरे कमरे में इस्माइल का इलाज चल रहा था। लेकिन उस भयानक दिन के बाद से अब तक इस्माइल को होश नहीं आया था। फिर आखिरकार वह पल आता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस्माइल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। होश में आते ही सबसे पहले उसकी नजर एलिन पर पड़ती है और इशारों के जरिए उससे बात करने लगता है। एलिन भी उसे जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाती है और इसी भावुक और खुशियों भरे पल के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।